नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम है हर्ष सिंह और कल हम लोगों ने फिजिक्स शुरू करी थी, क्लास 9 की और मोशन पढ़ा था उसमें और काफ़ी दूर तक काफ़ी लगभग हम लोगों ने करीब 50 से 45 से 50% तक कंप्लीट किया था चैप्टर को। आज हम थोड़ा फिजिक्स से हट करके एक अपने मैथ्स पे पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग मैथ्स पे पढ़ते हैं और मैथ्स से क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि नंबर सिस्टम आखिरकार होती क्या है और नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे इजी वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इन सब बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर। सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करें बेटा, सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है नंबर। क्या होता है नंबर? नंबर्स का क्या सिस्टम है, क्या लिखने का क्या ढंग है, क्या सिस्टम है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर पहले आप छोटे थे तो आपको पढ़ाया गया होगा। सबसे पहला नंबर आपने अगर अपनी लाइफ में याद करें, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अपनी लाइफ में नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ोगे? नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? सर काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं। कौन से नंबर? काउंटिंग नंबर्स को हम लोग सिंपल सी भाषा में कहते थे काउंटिंग नंबर्स को। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स ऐसे हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट। जितने भी आपके पॉजिटिव वाले नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ाया गया सर होल नंबर। क्या पढ़ाया गया? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? जीरो इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर। मतलब इसमें अगर मैं लिखूं 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स कह दूं या 0 प्लस नेचुरल नंबर्स अगर मैं कह दूं तो क्या कहना गलत होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर आपके होल नंबर में एग्जिस्ट करेंगे, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो इसमें, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता था, तो होल नंबर जब बनाएगा तो होल नंबर में कुछ तो खास रहा होगा, क्योंकि जब नेचुरल नंबर से होल नंबर आया तो खास बात क्या थी? इसके पास जीरो था और नेचुरल नंबर के सारे नंबर इस पर एग्जिस्ट करते थे। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद जो अगला नंबर है। अगला नंबर आपका आता है, आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे बेटा। क्या पढ़ोगे? इंटीजर्स पढ़े होंगे। इंटीजर्स पढ़े होंगे। इंटीजर्स में आपने क्या पढ़ा होगा? इंटीजर्स में आप पढ़ते होंगे फ्रैक्शंस वाले नंबर, या मैं बात सॉरी फ्रैक्शन वाले नहीं, फ्रैक्शन वाले माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आपके इस यूनिवर्स में हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा? इंटीजर्स। जैसे -1 -2 -3 1 2 3, ये नंबर। मतलब अगर मैं बात करूं इंटीजर्स में क्या है तो माइनस इंफिनिटी प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर, इन्हीं सबको क्या कहेंगे? सारे नंबर्स को क्या कहेंगे मिला करके? इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। कौन कौन से? इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर, उसके बाद प्लस में 0 एक और इंक्लूड कर लीजिए और सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड कर लीजिए। या अगर आप बनाना लिखना चाहें तो सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी प्लस होल नंबर, जितने भी होल नंबर है और माइनस इंफिनिटी के साथ वो सब क्या है? सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक और नंबर जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है 10th का पहला चैप्टर ही आपको वही है, रियल नंबर। क्या नाम बेटा? रियल नंबर। रियल नंबर के दो भाई होते हैं, दो पार्ट है इसके। एक कौन सा है? एक रैशनल है बेटा और एक इरेशनल है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर की अगर आप अपने बुक में डेफिनेशन देखेंगे, मैथ्स एनसीईआरटी में डेफिनेशन देखेंगे या किसी और बुक में आ रहा है वगैरह में डेफिनेशन देखेंगे, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड those numbers which can be written in the form of p by q where q does not equal to 0। क्या कहने मतलब है? those number which can be written in the form of p by q where q does not equal to 0। q does not equal to 0 मतलब क्या है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर सर डिनोमिनेटर 0 हो गया तब क्या होगा? अगर बेटा आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपने पढ़ा होगा, कहीं पर भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है, किससे होता है? 0 से डिवाइड होता है, उस नंबर का आंसर क्या आ जाता है? इनफाइनाइट। मतलब उस नंबर का अनंत आंसर आ सकता है, मतलब इसका कोई भी अभी तक इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, आज तक कोई भी पता लगा पाया नहीं कि
कोई भी नंबर दुनिया में जितने से बड़ा नंबर है अगर आप उसको 0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसीलिए कहा गया कि रियल नंबर कौन से, रैशनल नंबर कौन से होंगे, वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। कौन सा नंबर, वो नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाएंगे और जहां पर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया वो इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट की जब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस नंबर के बारे में हम बात नहीं कर सकते। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी और गहन चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पहले एक बार इरेशनल नंबर को समझ लेते हैं बेटा। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर इसे आप जो आप रूट की फॉर्म में लिखते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऐसे नंबर। रूट में 4 नहीं हो सकता सर, इरेशनल नंबर रूट 4 में, क्योंकि बेटा रूट 4 का अगर आप आंसर निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। इसका क्या आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, जो कि अगर 4 का अगर स्क्वायर रूट देखेंगे आप तो एक परफेक्टली 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं 4 को 2 into 2 लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर एक पेयर बन जाता है तो एक पेयर से एक बाहर आता है, कितना बाहर आता है, एक बाहर आता है। तो इस 2 से एक बाहर आएगा, इसका मतलब इसका है 2 का स्क्वायर, 2 का ये क्या है अंडर, क्या इसका क्यूब। अब मैं बात करूं कि रेशनल नंबर तो समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा और जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है आपका उसी बीच में खेलने वाला है। तो जिसके बारे में पूरा चैप्टर है और जिसके बारे में आप पूरी 9th की जितनी भी मैथ पढ़ेंगे उसकी ज्यादातर जितना भी पार्ट 9th का मैथ है जहां तक हम लोगों को याद होता है, रैशनल नंबर बहुत यूज होता है। इरेशनल का भी उतना ही यूज है, लेकिन इरेशनल का यूज आप 10th में थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे, हम लोग वहां ज्यादा डीप पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर के बारे में एक दो एग्जांपल ऐसे जिनके बारे में बच्चों को हमेशा डाउट होता है। जब हम लोग ये पढ़ते थे अपने स्कूलों में, हम लोगों को भी ये डाउट होते थे, जेन्युइन डाउट है, कोई इसी बड़ी समस्या नहीं है कि नहीं सर को नहीं आता है, हम तो ऐसा कुछ नहीं है। सबकी सारी समस्याएं आती है, हम लोग पढ़ते थे हमारे साथ समस्याएं धीरे धीरे जब टीचर से बताया, सीखा और आगे चलते जब पढ़ने लगे और पढ़ाए और भी पढ़ाया तो उसके बाद धीरे धीरे सीखा कि क्या हो रहा है, उन डाउटों को क्लियर किया। अब रैशनल नंबर में क्या डाउट आ सकते हैं, पहली बात ये डाउट आ सकता है कि सर क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आंसर आता है बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर बिल्कुल है, नो डाउट 0 एक रैशनल नंबर है। हाँ, अब किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर 0 एक रैशनल नंबर है लेकिन 0/0 तो सर 0 आंसर आता है। 0/0 का आंसर क्या था, 0। क्या रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कहीं मैंने ये कहा आपसे कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और q 0 नहीं होना चाहिए? कहीं क्या मैंने आपसे ये बोला कि उसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए? मैंने आपसे कहीं बोला कि इसका आंसर 0 नहीं चाहिए? या किसी ने भी आपने अपने बुक में पढ़ा होगा तो कहीं पर ये नहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा कि उसका आंसर 0 नहीं आ सकता? 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऑब्वियस बात है। 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसका आंसर, वो तो इसको सॉल्व करके आंसर आता है। लेकिन 0 अगर सिर्फ 0 लिखा है तो 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? और अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप देखेंगे तो रैशनल नंबर क्या कहता है, अ नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट in the form of p/q या p/q where q does not equal to 0, does not equal to साइन बताइए, does not equal to 0 and p and q are इंटीजर्स। क्या होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब a number that can be represented in the form of p/q where q does not equal to 0, मेन पॉइंट ये है कि क्या q 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब, अब इंटीजर्स हमने थोड़ी पहले आपको बताया था कि -∞ से लेके +∞ तक जितने नंबर्स होते हैं सबसे आपके इंटीजर होते हैं।
क्या जीरो भी एक सही इंटीजर है? आंसर आता है हाँ, जीरो भी एक इंटीजर है। तो जब जीरो इंटीजर है, अब मैंने वहां पे बात करी थी आपसे, जब मैंने आपको वहां बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, या जो जीरो एक रेशनल नंबर है, तो हमने कहा था हाँ बिल्कुल है। अब 0/1 जीरो एक इंटीजर भी है, 1 भी एक इंटीजर है, मतलब इसने इस लाइन को सेटिस्फाई कर दिया। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर है सर, दोनों इंटीजर है, p/q की फॉर्म में भी लिखे जा रहे हैं सर, और q यहाँ पर जीरो नहीं है सर, इस वजह से ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। जो आपका क्लास 9 का 9.1 का पहला क्वेश्चन होगा वो भी इसी बारे में होगा कि वहां पर पूछेगा इज जीरो इज द रैशनल नंबर और नॉट, तो आप कहेंगे यस, obvious सी बात है, definitely zero is a rational number because we can write zero in the form of p by q where q does not equal to zero and both p and q are integers, that is why zero is a rational number। क्लियर हो रही होगी बात मेरी बात से? चलिए अब इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और गहराई से इस चैप्टर को जानेंगे, समझेंगे इस चैप्टर में। आपको इस चैप्टर में ये भी पढ़ने मिलेगा कि अब आपने सामने चैप्टर में देखा होगा कि नंबर लाइन पढ़ने मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर लाइन। बहुत सर दिक्कत कर रही है नंबर लाइन। क्या कर रही है सर? बहुत प्रॉब्लम कर रही है नंबर लाइन। सर समझ में ही नहीं आती है सर नंबर लाइन। सर नॉर्मल वाले तो कर ही आते हैं, लेकिन जब वो फ्रैक्शन वाले आते हैं सर तब प्रॉब्लम आती है, या जब रूट को दिखाना होता है सर तब प्रॉब्लम आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा कुछ समझ में आएगा, इतना इजीली समझ में आएगा कि आपको अच्छी बात मिलेगा कि मैथ सबसे सरल है। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर लाइन। आखिरकार नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन से सबका एक घर होता है। क्या होता है? सबका एक घर होता है। हमारा घर होता है, आपका भी घर है, सबका एक घर है। आप जिनके पास घर नहीं उनके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जिनके पास घर है, सब अपने घर पे रात को सो रहे हैं, घर पे पंछी छत भगवान ने सब कुछ है, सबके पास। अब सबका एक घर है, वैसे नंबर्स का भी एक घर है। क्या होता है बेटा? नंबर्स का भी एक घर है जिसका मुखिया कौन है? जीरो। इसका मुखिया कौन है? जीरो। इसका मुखिया कौन है? जीरो। जैसे सबके घर में मुखिया होता है, किसी घर में किसी पापा मुखिया है, किसी दादाजी मुखिया है, किसी की मम्मी मुखिया है, तो सबके घर में अपना मुखिया होता है। तो ये मुखिया है, जीरो क्या है? मुखिया। अब जीरो के इधर जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड नंबर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जितने नंबर आएंगे बेटा वो क्या होंगे? वो सब होंगे नेगेटिव। कौन से होंगे? नेगेटिव। और जो राइट हैंड साइड आएंगे नंबर सब क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या होंगे? पॉजिटिव। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इसीलिए इसको हमने ऐसे कर दिया। ये लाइन, ये लाइन का कोई अर्थ नहीं है। चलिए थोड़ी देर आपको लाइन, रे और लाइन सेगमेंट क्या होती है इस बारे में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर लाइन पढ़ रहे हैं खास कर, तो इस बारे में पता होना चाहिए। हालांकि 7 8 में पढ़ लेते हैं, लेकिन यदि कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए तो हम आपको एक बार रिकैप करा देते हैं। फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं कि जीरो क्या है? इसका एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे, और राइट हैंड साइड जो भी नंबर्स होंगे बेटा वो क्या होंगे? सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लाइन क्या होती है? रे। अभी हमने जब लाइन की बात करी, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारे आपने पढ़े होंगे, 8th में था, 7th में था आपके। और रे की बात करें, लाइन क्या होती है बेटा? लाइन वो होती है सर ना जिसका एंडिंग पता है और ना जिसका स्टार्टिंग पता। कहां से आ रही है, कहां को जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं। लाइन सेगमेंट ये डिफाइंड होता है कहां से आ रही है और कहां को जाना है। रे क्या होती है बेटा? अगर आप रे देखेंगे तो कहां से आ रही है ये पता होगा, लेकिन कहां जाना है ये रे को भी पता नहीं। तीनों बातें क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे कि किसी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर के दो रैशनल नंबर है, उन नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स निकाले जाते हैं। जैसे दो नंबर है, उन नंबर के बीच में कितने 6 रैशनल नंबर कैसे निकाले, 7 कैसे निकाले, 8 कैसे निकाले, जितने भी पूछा उस क्वेश्चन में उसने कैसे निकाले, इन सब के पीछे क्या फार्मूला है, कोई ट्रिक लगती है तो ट्रिक से समझेंगे, नहीं लगती है तो जेन्युइन। मैं तो हमेशा मानता हूं कि बेसिक मैथ का जिसका अच्छा है उसकी मैथ सबसे अच्छी है। फार्मूला हमारे सर कहा करते थे कि जो भी बच्चा ट्रिक से पढ़ता है, किससे पढ़ता है? ट्रिक से। तो जब भी ट्रिक आती है उसके साथ कंडीशंस आती है। क्या आती है? कंडीशंस आती है। तो वहां पर एक जब ट्रिक लिखा होता है तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। जैसे आप कोई भी चीज पॉलिसी वगैरह फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी। तो इसी जब ट्रिक आती है, किसी चीज के शॉर्ट टर्म्स आते हैं, शॉर्ट फॉर्मूले आते हैं, तो उनके साथ एक कंडीशंस आती है कि वो वैसा वैसा होगा तभी अप्लाई होगी।
ऐसा कैसा, वो वैसा वैसा होगा तभी अप्लाई होंगी, अदरवाइज उस ट्रिक का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर है, जैसे आपने 9 जब बचपन से आपने पढ़ा है कि 1 + 1 2 होता है, तो आज तक भी आप 1 + 1 2 ही लिखते आए हैं, ये बेसिक था। अब लेकिन जो भी आपने जितना भी आपने पढ़ा, बेसिक जो भी पढ़ा वो सारे बेसिक आप क्लियर होंगे। जैसे अगर हम थोड़ी सी बात करें, चलिए थोड़ा सा हटके टॉपिक से बात करते हैं। जैसे हम बात करें, बचपन में सबने वॉल्यूम नाम की कोई चीज सुनी होगी, एरिया नाम की सब कोई चीज सुनी होगी, तभी सुना होगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, कोई समझ सुना होगा। सबने फार्मूले में रटे होंगे कि सर स्क्वायर का फार्मूला पूछा गया हमसे, सर लाइए मैं बता दूं क्या होता है। सब अभी बोल पड़ेंगे कि सर साइड इनटू साइड होता है। अभी हम पूछ लें कि चलिए रेक्टेंगल का एरिया बता दीजिए, सब बता देंगे टूटते हुए कि सर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। सबको आता होगा, सबने बचपन में पढ़ा, अभी याद हो, सबको याद होगा। अब लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि क्या आपके पास कोई एक कॉमन फार्मूला है, कोई एक ऐसा फार्मूला है, कोई ऐसा बेसिक है जो, जैसे कि एरिया याद करना पड़ेगा आपको, हर एक फिगर के लिए अपना अलग अलग एरिया होता है। हालांकि उसके लिए भी आप थोड़ा सा बड़े होंगे, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और जब वहां पे वॉल्यूम सरफेस एरिया आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाएंगे, तो चैप्टर नंबर 13 में हम आपको ये बताएंगे कि एरिया और सरफेस एरिया या कंडीशन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए एक जेन्युइन एक बेसिक फार्मूला बताएंगे जो सारे फिगर्स के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप लोग 9th में है, 8th में आप लोगों ने समझे पेरीमीटर पढ़ा होगा। पेरीमीटर क्या होता है, तो सारे फिगर्स के लिए क्या पेरीमीटर कोई एक सेम चीज बता सकते हैं। आप सबने बोल दिया अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछ लूं तो सबको याद होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, सब बता देंगे। स्क्वायर का मैं पूछ लूं, स्क्वायर का सब बता देंगे, और भी फिगर से पूछ लूं तो दो फिगर रोम्बस और सब बता देंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि फिगर सर ऐसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है सर, ऐसा बना हुआ है, ऐसा, अब क्या इसके लिए कोई फार्मूला बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जाता। इसीलिए जब पेरीमीटर पढ़ते हैं, देखिए बहुत सारे शब्द अपने बहुत सारे जो शब्द हैं वो अपने आप को ही डिफाइन कर रहे होते हैं। बहुत सारे शब्द अपने आप को पेरी, सब इसका शब्द मतलब होता है, पेरी का मतलब है कवर एरिया, जितना एरिया आपने कवर किया, मीटर जितना आपने घूमा है, पेरीमीटर जितना एरिया आपने घूमा है उस सारे एरिया को क्या कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करें, तो अगर मैं पेरीमीटर पढ़ाऊं तो मैं पेरीमीटर के बारे में कॉमन डेफिनेशन बोलूंगा जो हर एक फिगर के लिए, हर एक चीज के लिए वैलिड होगी। वो क्या होगी, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर के लिए, सम ऑफ ऑल द बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री है बाहरी बाउंड्री, उन सारी बाउंड्रीज का सम है। इसके लिए क्या क्या बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्रीज हैं इन सबका सम कर दो, उस फिगर का क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर क्या आएगा। चलिए एक एग्जांपल से प्रूफ करके बताते हैं। जैसे आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा स्क्वायर, इसके बारे में, स्क्वायर के बारे में सबने देखा होगा, बचपन से खेलते हुए आए हैं स्क्वायर के बारे में, सबको पता है इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। इनको जिनको नहीं याद भैया देख लो, पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत पेरीमीटर का फार्मूला। अगर मैं इसके बारे में नहीं, इसको नहीं पता कोई बात नहीं, सीखिए पेरीमीटर की। अगर मैं इसी बारे में बात करूं, सबको पता है 4 * sin क्या होता है, 4 * sin। चलिए आज निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और सारी साइड आपको पता है रेक्टेंगल की क्या होती है, सेम, सॉरी सारी साइड स्क्वायर की क्या होती है, सेम। हमने कहा कि सम ऑफ ऑल द साइड, क्या कहा बेटा, सम ऑफ ऑल द साइड। कितनी साइड, एक साइड ए, दो साइड ए, तीसरी साइड ए, चौथी साइड ए, इन सारी साइड्स को मैंने लिख लिया। क्या कर लिया, साइड, यही तो बोला कि पेरीमीटर क्या होगा, इसका स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड। किसी भी फिगर के सम ऑफ ऑल द साइड, इन सारों को करोगे तो क्या मैं इसको 4 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 4 * a लिख सकता हूं, या 4 * साइड लिख सकता हूं, क्योंकि a इसके लिए क्या साइड, यही तो फार्मूला था। क्या कोई रॉकेट साइंस निकल के आती थी, क्या रटने की जरूरत थी, नहीं रटने की जरूरत थी, लेकिन हम लोग जबरदस्ती इसको रटते थे, इसलिए हमको मैथ क्या लगती थी, टफ लगती थी। अगर आपको एक बेसिक पता है सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं किसी फिगर का, तो आप कोई भी फिगर हो उसका फार्मूला अपने मन से आप बना सकते। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़कर सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स के बारे में और भी थोड़ा डीप जानेंगे, और एक्सरसाइज 9.1 9.2 कोशिश करेंगे कल पूरी से पूरी समाप्त कर लें।
इसके बाद 9 पॉइंट अगर इसके आगे एक्सरसाइज है 9.3 9.4 वो भी खत्म करके सॉरी पहला चैप्टर है तो 9 मतलब क्लास 9 का याद है मुझे 11 1.1 1.2 और 1.3 करेंगे, कोशिश करेंगे कल इसको खत्म कर ले। और उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद परसों से या कल से केमिस्ट्री की कोशिश करेंगे, केमिस्ट्री कल से शुरू करें और केमिस्ट्री के साथ जितने डाउट्स हैं क्लियर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी भी पढ़ाऊं, वो भी मेरे सब्जेक्ट है, मुझे थोड़ा बहुत उनकी जितनी नॉलेज है मैं आपको उतनी नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूंगा और जितना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकता हूं उतनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उतना अच्छा कंटेंट दिया जाए। और जितना अच्छा मैं चाहता हूं या जितना अच्छा मैं चाह पाऊंगा, जितना अच्छा मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी क्षमता है उतना अच्छा कोशिश करूंगा पढ़ाने की, ताकि आपको उतना अच्छा समझ में आए। और जितना आपको मैं फिर से बात बोल रहा हूं कि मैथ में जिसका बेसिक मजबूत है उसको कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आप जब ट्रिकों से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे मैथ को, तो मैथ कभी भी नहीं आएगी बेटा, ये सत्य है। मैथ रटी नहीं जा सकती, किताबें पढ़ने से मैथ नहीं आती, किताबें पढ़ के लिखने से मैथ आती है। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ एंड फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे क्रिकेटर होता है, जितना वो प्रैक्टिस करता जाता है उतनी अच्छी उसकी बैटिंग निखारती जाती है, उतनी अच्छी उसकी बॉलिंग निखरती जाती है। लेकिन हर चीज दुनिया में प्रैक्टिस से होती है और प्रैक्टिस ने आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनाया। आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनाने में प्रैक्टिस का ही हाथ था, थॉमसन को थॉमसन बनाने में प्रैक्टिस का हाथ था, न्यूटन भी जो अपना इतना महान नाम करके गए हैं वो भी प्रैक्टिस से ही करके गए हैं। तो प्रैक्टिस से कभी आपको हार नहीं माननी है, बस लगे रहिए और एक ना एक दिन आप जरूर से जरूर जो चीज आप चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।